हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत करते हैं फिक्स टारगेट 2.0 परिवार के एक और नई क्लास में। जितने भी स्टूडेंट्स बिहार या फिर भारत के किसी भी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम 2025 में देने वाले हैं, हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत करते हैं फिक्स टारगेट 2.0 परिवार के एक और नई क्लास में। जितने भी स्टूडेंट्स बिहार या फिर भारत के किसी भी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम 2025 में देने वाले हैं, तो आप सभी के लिए आज का ये ब्रह्मास्त्र क्लास काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। यदि आपका मेजर पेपर, माइनर पेपर या फिर बच्चे एमडीसी पेपर हिंदी साहित्य है, तो आप लोगों को आज की जो क्लास है शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना है, क्योंकि आज के क्लास में जो चीजें मैं आपको बताने जा रहा हूं, यहां से डायरेक्टली क्वेश्चन आपके पेपर में देखने को मिलेगा। देखिए अब आज की जो क्लास है मैं आपको किस फॉर्मेट में प्रोवाइड करने वाला हूं, तो बच्चे हम सबसे पहले यहां पर मोस्ट बीबीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस काफी डिटेल एक्सप्लेनेशंस के साथ कवर करने वाले हैं। इसके बाद देखिए ग्रुप नंबर बी में जो आपसे शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस पूछा जाता है, तो हम बच्चे आज के इस क्लास में शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस नहीं करेंगे, क्योंकि मैंने काफी सारे शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस आपको ऑलरेडी करा रखा है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में बच्चे आपको लिंक मिल जाएगा, आप लोग वहां से उस क्लास को देख लीजिएगा शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस के लिए। आगे देखिएगा तो जितने भी इंपॉर्टेंट लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस रहने वाली है आपके पेपर के लिए, हम आज के इस क्लास के माध्यम से बच्चे लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं। सभी चीजों को काफी आसान तरीके से समझेंगे, बस आप लोगों का काम है क्लास को शुरू से लेकर एंड तक देखना। चलिए हम लोग भाई साहब क्लास को कंटिन्यू करते हैं। एक बार आप लोगों ने सेशन को शेयर नहीं किया है तो अपने सभी फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए, ताकि आपके सारे फ्रेंड्स क्लास को ज्वाइन कर सके और यूट्यूब पर सबसे बेहतरीन कंटेंट के साथ अपनी तैयारी कर सके। सेशन को बच्चे लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लीजिएगा, और आप भी चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कर लीजिएगा, ताकि आने वाली जो हमारी क्लास होगी ये आपको टाइम से मिल सकेगा। आइए हम बारी बारी से क्वेश्चंस पर चर्चा करते हैं। तो देखिए सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखते हैं। जितना भी यहां पर क्वेश्चंस कराने जा रहा हूं सभी के सभी मोस्ट बीबीआई है। पहला क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन से रामचंद्र शुक्ल रीतिकाल का प्रवर्तक जो है यह किसे मानते हैं? ऑप्शन क्या क्या है जरा ध्यान से देखो। पहला ऑप्शन है चिंतामणि त्रिपाठी को, विद्यापति को, रामाशंकर शुक्ल को, या फिर केशव दास जी को। तो याद रखिएगा रामचंद्र शुक्ल जो है रीति काल का जो प्रवर्तक है प्यारे बच्चे, किसको मानते हैं? तो चिंतामणि त्रिपाठी जी को मानते हैं। किसको मानते हैं बच्चे? चिंतामणि त्रिपाठी को रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार जो है क्या माना जाता है? तो रीति काल का प्रवर्तक माना जाता है। अब देखिए हम बात कर लेते हैं रीति काल की। तो बच्चे रीति काल का जो समय सीमा रहा है वह कब से कब तक रहा है, यह इंपॉर्टेंट रहेगा, पेपर में पूछा जा सकता है। तो देखो रामचंद्र शुक्ल जी मानते हैं कि जो रीति काल का समय रहा है वह समय कब से कब तक है बच्चे? तो संवत 1700 से लेकर के संवत 1900 तक का जो समय रहा है यह किसका रहा है बच्चे? तो हिंदी साहित्य में रीति काल का समय रहा है। आगे देखिएगा तो यहां पर अगर देख ले आगे क्वेश्चंस यहां से बनाए जा सकते हैं। जैसे हम बात करते हैं विश्वनाथ प्रसाद मिश्र की। किसकी बात करते हैं बच्चे? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी की बात करते हैं। तो इनका मानना है कि जो रीति काल है, रीति काल का प्रवर्तक कौन है? तो इनके अनुसार केशव दास जी को माना गया है। तो आपसे पेपर में पूछा जाएगा कि विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी के आधार पर जो है रीति काल का प्रवर्तक कौन है? तो केशव दास जी। वहीं पर रामचंद्र शुक्ल के अनुसार तो आप कहोगे चिंतामणि त्रिपाठी जी हैं। समझ गए? चलिए आगे देखेंगे, यहां से कुछ और क्वेश्चंस बनेंगे। जैसे कि विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी जो है रीति काल में जितने भी कवि हुए थे उसको कितने भागों में बांटा था? तो याद रखिएगा विश्वनाथ प्रसाद जी के अनुसार जो है रीति काल के कवियों को 3 भागों में बांटा गया। सबसे पहला तो था आपका कौन सा? सबसे पहला था आपका रीतिबद्ध कवि। क्या था प्यारे बच्चे? रीतिबद्ध कवि। दूसरा नंबर पर आ जाता है आपका रीति मुक्त कवि। कौन आ जाता है? रीति मुक्त कवि आ जाता है। और तीसरे नंबर पर आ जाते हैं आपके जो है तीसरे नंबर पर आ जाते हैं रीति सिद्ध कवि। कौन आ जाते हैं बच्चे? रीति सिद्ध कवि। तो यह भी बात याद रखिएगा, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी के द्वारा जो है रीति काल के कवियों को 3 भागों में बांटा गया। चलिए अब यहां से देखते हैं कुछ और प्रश्न बनाए जा सकते हैं। जैसे कि बच्चे देखना रीति काल के नामकरण के संबंध में आपसे क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। क्या पूछेगा बच्चे? रीति काल के नामकरण को लेकर के जो है पेपर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि इस काल का जो नाम है ना बच्चे वह काफी सारे विद्वानों के द्वारा अलग अलग प्रकार से रखा गया है। जैसे देखिए इसी काल को अलंकृत काल के नाम से जानते हैं हम लोग। किस नाम से जानते हैं? रीति काल को ही अलंकृत काल के नाम से जानते हैं। अब यह नामकरण किसने किया था? तो आप कहोगे सर मिश्र बंधु जी के द्वारा जो है, मिश्र बंधु जी के द्वारा इस काल का नामकरण जो है क्या किया गया था?
अलंकृत काल किया गया। आगे देखेंगे बच्चे तो देखिए यहां से अगर हम बात करते हैं तो इस काल को श्रृंगार काल के नाम से भी जाना जाता है। अब श्रृंगार काल जो है रीति काल को किसने कहा, तो आप कहोगे सर विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा। किसने कहा बच्चे, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने क्या कहा था, तो रीति काल को श्रृंगार काल कहा था। वहीं पर देखिएगा इंपॉर्टेंट रहेगा आपके पेपर के लिए, इसे कला काल भी कहा जाता है ना। रीति काल को कौन काल के नाम से जानते हैं, तो कला काल के नाम से जानते हैं। अब यह नामकरण किसने किया था, तो याद रखिएगा रामाशंकर शुक्ल ने, ठीक है, जिसको रसाल के नाम से हम लोग जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, आप शॉर्टकट में याद रखोगे, रामाशंकर शुक्ल ने या फिर रसाल ने। फिर देखिएगा आगे आपसे क्वेश्चंस पूछा जा सकता है कि रीति काल को रीति काल किसने कहा बच्चे, है ना। रीति काल को रीति काल किसने कहा था, तो आप कहोगे सर रीति काल को रीति काल जो है रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा कहा गया था। तो ये सभी बातें आपको याद रखनी है, कुछ भी पेपर में क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं, समझ गए ना। चलिए आगे देखते हैं, अगला सवाल हमारा क्या बन रहा है यहां से बच्चे। आपका अगला सवाल कहता है कि निम्नलिखित में से गारसा दत्तासी की पुस्तक कौन सी है। अब गारसा दत्तासी बड़ा ही इंपॉर्टेंट रहेगा आप लोगों के लिए। जैसे कि देखिए ऑप्शन है शिव सिंह सरोज। अब शिव सिंह सरोज नाम का पुस्तक जो है प्यारे बच्चे किसके द्वारा लिखा गया था, तो आप कहोगे सर यह जो है शिव सिंह सेंगर के द्वारा लिखा गया था। किसके द्वारा, शिव सिंह सेंगर की रचना हो जाती है शिव सिंह सरोज, जो कि 1883 ईस्वी में लिखा गया था। ये ईस्वी भी आपको याद रखना है। चलिए वहीं पर देखेंगे द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, है ना। द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान जो है प्यारे बच्चे, यह पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया, तो आप कहोगे सर जॉर्ज ग्रियर्सन जी के द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा लिखा गया बच्चे, जॉर्ज ग्रियर्सन साहब के द्वारा जो है द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान नाम का पुस्तक लिखा गया है। यह पुस्तक कब लिखा गया था, 1888 ईस्वी में लिखा गया था, समझ गए ना। और देखिए इस पुस्तक को जो लिखा गया था वो किस पत्रिका के माध्यम से प्रकाशित किया गया था, तो आप कहोगे सर उस पत्रिका का जो नाम था वह था एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। क्या था बच्चे, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, ठीक है। इस पत्रिका के माध्यम से जो है मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान नाम के पुस्तकों का प्रकाशन किया गया था, समझ गए। अब पेपर में यहां से यह भी क्वेश्चंस पूछ सकता है कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, ठीक है, इसके संस्थापक कौन, तो आप कहोगे सर जॉर्ज ग्रियर्सन, ठीक है, जो कि 1888 ईस्वी में क्या होता है, तो एक पुस्तक लिखते हैं इस पत्रिका के माध्यम से। आगे देखेंगे हिंदी साहित्य के इतिहास। तो हिंदी साहित्य के इतिहास नाम की जो पुस्तक है प्यारे बच्चे किसने लिखा था, रामचंद्र शुक्ल ने लिखा था। किसने लिखा था बच्चे, रामचंद्र शुक्ल जी का रचना हो जाता है हिंदी साहित्य का इतिहास, जो कि आपके 1929 ईस्वी में प्रकाशित होता है, समझ गए। तो यानी कि यहां से आपका जो फाइनल आंसर हो जाएगा बच्चा वह क्या हो जाएगा, तो देखिए गारसा दत्तासी की जो रचना है वह रचना है इस्तवार दला लिटरेट्यूर एंडे हिंदुस्तानी, ठीक है। यह पुस्तक किसकी है, गारसा दत्तासी की है, जिसके द्वारा क्या किया गया था, तो इस पुस्तक के माध्यम से हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा गया था, समझे ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखना कहता है कि हिंदी साहित्य के नामकरण का सबसे पहला प्रयास किसने किया था, है ना। सबसे पहली बार जो है हिंदी साहित्य का जो लेखन क्रिया किया गया, तो इसमें सबसे पहला प्रयास किसने किया था, रामचंद्र शुक्ल ने, गारसा दत्तासी ने, शिव सिंह सेंगर ने या फिर जॉर्ज ग्रियर्सन ने। तो आपका आंसर होगा सर यह जो सबसे पहला प्रयास था गारसा दत्तासी जी के द्वारा किया गया था। ये जो पुस्तक अभी आपको बताए हैं इस्तवार दला लिटरेट्यूर एंडे हिंदुस्तानी, इस पुस्तक के माध्यम से प्यारे बच्चे क्या किया गया था, तो सबसे पहली बार जो है गारसा दत्तासी के द्वारा हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा गया। गारसा दत्तासी की बात करते हैं तो यह फ्रांस के निवासी थे बच्चे। कहां के निवासी थे, फ्रांस के निवासी थे, ठीक है। अब देखिए इसका जो पुस्तक का नाम अभी आपको बताएं इस्तवार दला लिटरेट्यूर एंडे हिंदुस्तानी, इस पुस्तक को 2 चरण में प्रकाशित किया गया था, जिसका पहला चरण कब प्रकाशित होता है, तो आप याद रखिएगा पहला चरण जो है बच्चे, इसका पहला चरण 1839 से लेकर के 1845 तक प्रकाशित होता है, ठीक है। और इसका जो दूसरा संस्करण था प्यारे बच्चे, दूसरा संस्करण 1870 ईस्वी में प्रकाशित होता है। तो ये बात सभी आपको याद रखना है, क्योंकि यहां से भी पेपर में क्वेश्चंस बन सकता है। तो आपको कुछ भी पूछे ना, आपको बिल्कुल नहीं घबराना है। अगर तुम हमारी क्लास करके जाते हो बच्चे ना, तो गर्दा उड़ा के आओगे, ठीक है। और सेशन आपको हेल्पफुल लगती है तो मैं आपसे बार बार नहीं कहता, इसलिए ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो अपने सभी दोस्तों के बीच। आइए अगला सवाल देखते हैं बच्चे। आपका अगला सवाल बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाला है। क्वेश्चन कहता है कि सिद्धों में कितनी महिलाएं शामिल थी।
अब अगर हम सिद्धों की बात करते हैं बच्चे, तो टोटल सिद्धों की जो संख्या थी वो कितनी थी? टोटल सिद्धों की संख्या थी प्यारे बच्चे 84। ठीक है, जितने भी सिद्ध संत थे उसकी संख्या कितनी थी बच्चे? 84 सिद्ध संत थे। ठीक है, इसमें आप देखोगे तो 80 गो पुरुष था बच्चे। कितने पुरुष था? 80 गो पुरुष था, और बाकी के जो 4 थी वो थी कौन? तो महिलाएं थी। तो यहां पर आपसे क्वेश्चन यही पूछा गया है कि सिद्धों में कितनी महिलाएं शामिल थी, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा बच्चा जी? 4 गो हो जाएगा। अब देखो वो 4 महिलाएं कौन कौन थी, तो आप लोग नाम नोट कर लीजिएगा 4 महिलाओं का, जिसमें सबसे पहला था आपका कन खलापा। क्या था बच्चे? कन खलापा पहला था। दूसरा नंबर पर आ जाता है आपका लक्ष्मी करा। ठीक है, लक्ष्मी करा। तीसरी महिला कौन थी? तो तीसरी महिला थी मणिभद्रा। ठीक है, तीसरी महिला कौन थी बच्चे? मणिभद्रा था। और चौथी महिला जो थी आपका वह था मेखलापा। ठीक है, ये 4 महिलाएं जो कि सिद्धों में शामिल थी। आगे चलिए, आगे यहां पर अगर सिद्ध की बात करते हैं तो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि प्रथम सिद्ध कवि कौन थे? सबसे प्रथम सिद्ध कवि के बारे में आपसे पूछ ले तो आप क्या कहोगे? आपका आंसर होगा सर सबसे पहला सिद्ध कवि जो था वह था सरहपा। कौन था बच्चे? सरहपा, जिसे प्रथम सिद्ध कवि कहा जाता है। सरहपा के गुरु के नाम के बारे में अगर पूछ लिया जाए तो इसके जो गुरु थे जिसका नाम था हरिभद्र। प्यारे बच्चे, क्या नाम था? हरिभद्र। तो क्वेश्चंस याद रखिएगा, सरहपा के गुरु का नाम हरिभद्र। ठीक है, सबसे पहला कवि तो सरहपा। ठीक है, पहला सिद्ध कवि सरहपा। चलिए आगे देखेंगे, यहां से कुछ और क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं। जैसे कि अगर हम नाथों की संख्या आपसे पूछे, ठीक है, नाथों की संख्या अगर आपसे पूछे, नाथों की कितनी संख्या है? तो 9 से नाथ और 9 से 9। ठीक है, तो नाथों की संख्या कितनी? 9 हो जाती है। इसके बाद आपसे पूछेगा कि नाथ पंथ का प्रवर्तक कौन है भाई? तो नाथ पंथ का जो प्रवर्तक है उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो गोरखनाथ के नाम से जानते हैं। किसके नाम से बच्चे? गोरखनाथ के। ठीक है, इसके बाद देखिए, अगर आपसे पूछ लिया जाए, यहां पर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा। ठीक है, एक सिद्ध कवि थे। ठीक है, एक सिद्ध थे जिसका नाम था लुइपा। क्या नाम था? लुइपा। और लुइपा के गुरु के बारे में जो है बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो याद रखिएगा लुइपा के जो गुरु थे जिसका नाम था सवारा। क्या नाम था बच्चे? लुइपा के गुरु का नाम क्या था? सवारा। जैसे यहां पर मैंने सरहपा के गुरु के बारे में बताया हरिभद्र, वैसे ही याद रखिएगा लुइपा के गुरु कौन थे भाई? तो सवारा थे। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। आपका अगला सवाल स्टार लगाइए, अभी आपके जो है कई सारे यूनिवर्सिटी के एग्जाम में पूछा गया था। जैसे कि देखिए क्वेश्चंस क्या कहता है, क्वेश्चंस है इश्क लता किसकी रचना है? अब इश्क लता कहने का मतलब यहां पर एक पुस्तक का नाम है इश्क लता। इस पुस्तक को किसने लिखा? अब इश्क तो स्वाभाविक सी बात है भाई, या कोई भी कवि लिखा होगा तो रीतिकाल का कवि लिखा होगा, है ना। अब रीतिकाल के कौन कवि? देखिए केशव दास, सरहपा, घनानंद, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बच्चे आपका आंसर हो जाएगा इश्क लता जो है आपके घनानंद की रचना है। किसकी रचना है प्यारे बच्चे? घनानंद की रचना है। अब देखो घनानंद की बात करते हैं ना बच्चे, तो घनानंद को एक और नाम से जाना जाता है, इसको आनंद घन के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं बच्चे? तो आप कहोगे सर इसे आनंद घन के नाम से जानते हैं। इतना ही नहीं, देखो इसे प्रेम के पीर कवि के नाम से भी जानते हैं। प्रेम के पीर कवि किसको कहा जाता है? तो घनानंद को कहा जाता है। तो एग्जाम में कई बार आया है क्वेश्चन कि प्रेम के पीर कवि कौन? तो आप कहोगे सर घनानंद। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे घनानंद जो है ये किस काल के कवि? तो मैंने पहले बताया आपको रीति काल के कवि, लेकिन पूछेगा कि रीति काल के किस काव्य धारा के कवि हैं? तो सबसे आखिरी रीति मुक्त काव्य धारा के कवि हैं। किस काव्य धारा के बच्चे? तो रीति मुक्त काव्य धारा के कवि हैं। इनके कुछ प्रमुख रचनाओं के बारे में आपसे पूछी जा सकती है ना। इनके कुछ प्रमुख रचना को याद रखिए। जैसे कि हम बात करते हैं, हो जाता है आपका क्या? तो सुजान सागर। ठीक है, ये भी पेपर में पूछा जा सकता है। सुजान सागर किसकी रचना है? तो घनानंद की रचना है। जैसे आपसे पूछा जा सकता है बिरह लीला किसकी रचना है? तो आप कहोगे सर घनानंद की रचना है। समझ गए ना। तो ये सब याद रखिएगा। आगे चलिए हम आपको कुछ जो है रीतिकालीन कवियों के बारे में बताते हैं। तो देखिए रीतिकालीन कवियों की अगर हम बात करते बच्चे, तो रीतिकाल को 3 काल खंडों में बांटा गया है। किसके द्वारा बांटा गया? मैंने अभी आपको पढ़ाया था, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी के द्वारा। कौन कौन सा काल था भाई? तो कौन कौन सा? देखिए इसके कवि जो थे, सबसे पहले तो आपके रीतिबद्ध कवि थे, है ना। कौन से कवि थे बच्चे? रीतिबद्ध कवि थे। अब रीतिबद्ध कवि में कौन कौन प्रमुख कवि हैं? तो जैसे कि आपका केशव दास हो जाता है। जैसे कि बच्चे क्या हो जाता है?
केशव दास हो गया। इसके बाद देखो चिंतामणि हो गया, कौन हो गया? चिंतामणि हो गया। ये सब याद रखना, क्यों? क्योंकि दिखाते हैं आपको कैसे क्वेश्चन पूछेगा। चिंतामणि त्रिपाठी के बाद जो है इसमें हो जाता है आपका जैसे कि भिखारी दास हो गया, कौन हो गया बच्चे? भिखारी दास, है ना। चलिए ये सब आपके रीतिबद्ध कवि हो गए। वैसे ही आपको याद रखना है रीति मुक्त कवि के बारे में। किसके बारे में बच्चे? रीति मुक्त कवि के बारे में। तो रीति मुक्त कवि जैसे आपका घनानंद साहब जी हो जाते हैं, जैसे आपका जो है बोधा कवि हो जाता है, जैसे आपका हो जाता है कवि आलम हो जाता है ना, कवि आलम, ये सब आपके रीति मुक्त कवि थे। वैसे ही देखिए तो रीति सिद्ध कवि की बात कर लेते हैं। तो रीति सिद्ध में कौन कौन से कवि आ जाते हैं बच्चे? तो जैसे कि आपका बिहारी कवि आ जाता है, रीति सिद्ध कवि है ना। इसके बाद देखिए तो आपका बेनी बाजपेयी आ जाता है, कौन आ जाता है? बेनी वाजपेयी जी आ जाते हैं। इसके बाद आपके कृष्ण कवि आ जाते हैं। तो ये सब जो है आपके रीति सिद्ध कवि हैं। अब देखो पेपर में क्वेश्चन कैसे पूछेगा, जैसे पूछेगा बताइए निम्नलिखित में से कौन जो है रीति मुक्त कवि है, ठीक है। अब पूछ लिया रीति मुक्त कवि कौन है, तो यहां से क्या करेगा? रीति मुक्त कवि में से एगो ऑप्शन ले लेगा, ठीक है। एगो ऑप्शन यहां से, बाकी मान लो दूगो ऑप्शन यहां से, एगो ऑप्शन यहां से, तो आपको चुनना होगा। तो इसलिए आपको ये सारी चीजें याद रखनी है। हालांकि जो इंपॉर्टेंट रहेगा जैसे केशव दास हो गया, चिंतामणि त्रिपाठी हो गया, घनानंद जी हो गया, बिहारी जी हो गया, इस सब के बारे में आपसे पूछा जा सकता है, तो आपको याद रखना है। और काव्य धारा भी आपको पता हो गया। जैसे मान लीजिए पूछेगा बिहारी किस काव्य धारा के कवि हैं, तो रीति सिद्ध कवि है ना। घनानंद तो रीति मुक्त कवि है, केशव दास तो रीतिबद्ध कवि है। तो इस तरीके से भी पेपर में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। तो आपको ये सारी चीजें आपको अच्छे से ध्यान रखना है। चलिए तो ये 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आप लोगों ने देख लिया। आगे हम लोग देखेंगे बच्चा जी एक लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस। अब इसको आपको अच्छे से समझना है क्योंकि ये मोस्ट वीवीआई रहेगा, ठीक है। आप इस पर जो है मोस्ट वीवीआई में जितना भी पावर लगाना चाहो उतना पावर लगा लो, ठीक है। पक्का छपेगा ये क्वेश्चंस। क्वेश्चंस क्या कहता है? क्वेश्चन से भक्ति काल के दार्शनिक पृष्ठभूमि पर प्रकाश डालिए। अब आइए हम लोग समझते हैं कि भक्ति काल का जो दार्शनिक पृष्ठभूमि रहा है वो किस प्रकार का रहा है। जैसे कि बच्चे हम सबसे पहले भक्ति काल की बात करते हैं तो आप देखोगे कि भक्ति काल को कई सारे विद्वानों के द्वारा अलग अलग नाम से संबोधित किया गया है। किसी ने इसे स्वर्ण काल कहा है, किसी ने स्वर्ण युग कहा है, किसी ने जो है लोक जागरण काल कहा है। समझ गए ना। तो मतलब आप समझ सकते हो कि इसकी जो गरिमाएं रही हैं वो किस प्रकार की रही है। इससे यह स्पष्ट होता है कि जो हिंदी साहित्य है, इस हिंदी साहित्य के इतिहास में भक्ति काल जो काव्य हैं, भक्तिकालीन जितने भी काव्य हैं, अपने लोकोन्मुखी यानी कि लोगों के बीच में जो इसकी क्या कहते हैं प्रचलन रही थी उसके अनुसार से, या फिर अपने विषय वस्तु के अनुसार से, फिर अपनी गहरी भाव के अनुसार से, इन सभी के आधार पर जो है लोगों के बीच में इसे काफी ज्यादा पढ़ा गया, काफी सारे लोगों के द्वारा गाया गया, ठीक है। भक्ति की दार्शनिक पृष्ठभूमि जो रही है, इस काल की जो दार्शनिक पृष्ठभूमि रही है, इस पृष्ठभूमि को लेकर के जो है विद्वानों में आपको काफी सारा मतभेद देखने को मिलता है। हालांकि ये हर काल की विशेषताएं रही है एक तरीके से कि विभिन्न विभिन्न प्रकार के जो विद्वान रहे हैं उसमें मतभेद देखने को मिला है, ठीक है। तो वैसे ही आपके भक्ति काल में भी जो है काफी सारे विद्वानों के बीच में इसके दार्शनिक पृष्ठभूमि को लेकर के विवाद देखने को मिली है। भक्ति काल के मूल में आप अनेक दार्शनिकों की अवधारणाएं देखोगे, जैसे कि इसकी दार्शनिक पृष्ठभूमि में हम अद्वैतवाद की धारणाओं को देखते हैं, विशिष्ट द्वैतवाद की भावनाओं को देखते हैं, शुद्ध द्वैतावाद की भावनाएं देखी जाती है, फिर आपको सिद्धनाथ पंथ इस तरह के दर्शन देखे जाते हैं। तो कहीं ना कहीं अलग प्रकार की जो है दार्शनिक पृष्ठभूमि इसमें देखने को मिलती है। अब आइए हम लोग समझते हैं कि ये जो अलग अलग प्रकार की इसकी दार्शनिक पृष्ठभूमि रही है उसके अंतर्गत हमें कौन सी जानकारी मिलती है। जैसे कि बच्चे हम सबसे पहले देखेंगे अद्वैतवाद के बारे में, ठीक है। अद्वैतवाद जो कि एक दार्शनिक पृष्ठभूमि रहा है भक्ति काल का, जिसमें देखिए तो अद्वैतवाद के जो संस्थापक रहे हैं प्यारे बच्चे, इसको शंकराचार्य जी के द्वारा क्या किया गया था, तो स्थापित किया गया था। अब अगर हम समझते हैं अद्वैतवाद को, तो भक्ति काल के चिंतन में सर्वाधिक चर्चित और विवादास्पद चिंतन जो रहा है वह शंकराचार्य का अद्वैतवाद का सिद्धांत रहा है ना। काफी चर्चित भी रहा और साथ में काफी विवादास्पद भी रहा, क्योंकि आगे मैं आपको पढ़ाऊंगा, अभी तुरंत देखिएगा आप कि काफी सारे जो आगे आने वाले विद्वान रहे जो अलग अलग प्रकार की धारणाएं विकसित की, तो फिर इसको लेकर के जो है अद्वैतवाद को लेकर के काफी ज्यादा जो है क्या किया गया, तो विवाद खड़ा हुआ था, है ना। अब कैसे विवाद खड़ा हुआ था मैं जब अंतर बताऊंगा आपको तो सारी चीजें अच्छे से क्लियर हो जाएगा, समझिए ध्यान से। अब देखोगे कि आपका जो अद्वैतवाद है प्यारे बच्चे, सबसे पहला तो ये बात याद रखिए कि ये काफी ज्यादा चर्चित रहा, इसके बाद काफी ज्यादा जो है विवादास्पद। अब जिसकी जितनी ज्यादा चर्चाएं रहेगी
उस पर उतनी ज्यादा उंगलियां भी उठती है और उसका उतना ज्यादा प्रशंसा भी होता है। समझ गए ना। इन्होंने सबसे पहले जो है शास्त्र की एक नई व्यवस्था, ठीक है, एक नई व्याख्या की। यह व्याख्या उन्होंने जो है बौद्ध धर्म को पराजित करने के लिए किया था। मतलब जो आपके शंकराचार्य जी है, इन्होंने जो शास्त्र की नई व्याख्या की तो उसमें जो है बौद्ध धर्म को जो है पराजित करने के लिए किया था। हालांकि कुछ आचार्यों ने शंकराचार्य पर जो है प्रच्छन्न बौद्ध होने का जो है आरोप लगाया था। मतलब कहने का यह है कि वो बौद्ध धर्म के जो है बिल्कुल कट्टर माने जा सकते थे, कुछ विद्वानों के द्वारा, कुछ आचार्यों के द्वारा। हालांकि बात करेंगे, देखिए शंकराचार्य की जो धारणाएं रही थी इस पुस्तक में, वह किस प्रकार की धारणाएं रही थी। तो उनका मानना था अद्वैतवाद के अंतर्गत कि ब्रह्मा जो है, ब्रह्म, ठीक है, या ब्रह्म ही जो है एकमात्र सत्य है और एकमात्र सत्ता भी ब्रह्म को ही मान सकते हैं। मतलब ब्रह्मा के अलावा कोई दूसरा चीज सत्य हो ही नहीं सकता है। इसके साथ साथ इन्होंने बताया कि जीव और ब्रह्मा जो होता है यह एक ही होता है। जीव और ब्रह्मा को क्या किया गया है, अद्वैतवाद में एक बताया गया है। समझ गए ना। साथ में जो है जगत मिथ्या है। अब देखो, इन्होंने पूरे संसार को झूठा माना है ना। अद्वैतवाद में क्या माना गया बच्चे, तो पूरे संसार को, संपूर्ण संसार को झूठा माना गया है। इसके साथ साथ जो माया की दृश्यात्मक जगत है, माया जो है यह दृश्यात्मक जगत का क्या माना है इन्होंने, विकार माना है। जैसे आप देखते हो ना कि माया मोह की जो हमारी ये नगरी है, इसको एक विकारात्मक दृष्टिकोण से इन्होंने व्यक्त किया है कि ये जो आप माया को देख पा रहे हैं, ये माया जो कि एक विकार के तौर पर है, ये उचित नहीं है। समझ गए। जैसे कि फिर आगे देखिए, इन्होंने बताया कि भक्ति को विद्या माया माना गया है। मतलब जो भक्ति है उसको क्या माना गया है, तो अद्वैतवाद में विद्या माया माना गया है, जो ज्ञान प्राप्ति करने का एकमात्र साधन है। भक्ति क्या माना गया बच्चे, ज्ञान प्राप्ति का एक साधन माना गया है। और ये सारी धारणाएं आपके अद्वैतवाद में विकसित होती है, जो कि शंकराचार्य जी के द्वारा विकसित किया गया है। अब देखो, यहां से पेपर में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बनाए जा सकते हैं। जैसे अद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन, तो शंकराचार्य। ठीक है, इस बात को भी याद रखिएगा। चलिए आगे देखेंगे, जो अगली धारणा विकसित होती है वह धारणा कौन सा है, तो विशिष्ट द्वैतवाद का। और विशिष्ट द्वैतवाद का जो धारणा है प्यारे बच्चे, आपके रामानुजाचार्य जी के द्वारा जो है क्या होता है, तो विकसित किया जाता है। समझ गए। अद्वैतवाद में आप देखोगे, यहां पर विशिष्ट द्वैतवाद में, यहां पर जो है आपके अद्वैतवाद का क्या किया जाता है, अद्वैतवाद का विरोध किया जाता है। ये विशिष्ट द्वैतवाद जैसे ही आया, अद्वैतवाद का विरोध किया गया। फिर विरोध करने के उपरांत जो है क्या होता है, तो इन्होंने अपनी एक नई धारणा विकसित की। अब कौन कौन सी धारणाएं थी, तो जैसे कि इन्होंने बताया कि आत्मा और परमात्मा एक नहीं है। जैसे अद्वैतवाद में बताया गया था कि आत्मा और परमात्मा क्या है, तो यह दोनों एक ही है ना। वैसे ही यहां पर कहा गया था बच्चे कि विशिष्ट द्वैतवाद में यह कहा गया कि आत्मा और परमात्मा क्या है, तो एक नहीं है। फिर यहां पर बताया गया आत्मा और संसार जो है ईश्वर के अंश है। आत्मा और संसार को क्या माना गया बच्चे, तो ईश्वर का अंश माना गया है। साथ में आप देखोगे तो ईश्वर और ब्रह्म में जो है कोई भेद नहीं बताया गया यहाँ पर, वे सभी जो है एक दूसरे के सगुण है। दैट मीन्स कहने का मतलब कि ईश्वर का जो गुण है और ब्रह्मा का जो गुण है वो दोनों क्या है बच्चे, तो एक समान माने गए हैं विशिष्ट द्वैतवाद में। फिर आप ये देखोगे कि ईश्वर की भक्ति जो है जीव के लिए परम पुरुषार्थ है। मतलब ईश्वर की जो भक्ति है, विशिष्ट द्वैतवाद में कहा गया है कि ईश्वर की भक्ति जो है हमारे पुरुषार्थ को दिखाता है। किसको दिखाता है बच्चे, हमारे पुरुषार्थ को दिखाता है। फिर देखिए तो शंकराचार्य ज्ञान को जो है क्या मानते थे, मुक्ति का साधन मानते थे। मतलब जो आपके अद्वैतवाद है, ठीक है, अद्वैतवाद में क्या माना गया था, ज्ञान को मुक्ति का साधन माना गया था। लेकिन रामानुजाचार्य जो है विशिष्ट द्वैतवाद में मानते हैं कि भक्ति क्या है, तो भक्ति ही मुक्ति का साधन है। तो यहां से देख रहे हैं एक थोड़ी सी जो है अंतर यहां पर देखने को मिलती है विशिष्ट द्वैतवाद और अद्वैतवाद में। ठीक है, तो यहां से इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से विशिष्ट द्वैतवाद जैसे ही विकसित होता है तो अद्वैतवाद का क्या होता है, तो भाई साहब इसका विरोध किया जाता है, इस पर विवाद खड़े हो जाते हैं। तो जो चर्चित जितना ज्यादा है उसका विरोध भी उतना होगा। ठीक है, आगे देखिएगा, आगे एक और धारणाएं विकसित होती है, वह शुद्ध द्वैतवाद की है। अब शुद्ध द्वैतवाद के बारे में बात करेंगे तो भाई इसको किसके द्वारा विकसित किया जाता है, बल्लभाचार्य जी के द्वारा। ठीक है, बल्लभाचार्य ये भी एक महान विद्वान थे और इनके द्वारा बच्चे जो है क्या किया जाता है, तो शुद्ध द्वैतवाद को विकसित किया जाता है। इसमें देखिए कौन कौन सी बातों को रखा गया है। तो इसमें बताया गया कि तात्विक रूप से यह दर्शन जो है अद्वैतवाद का ही है। कहने का मतलब यह है कि ये जो आपका शुद्ध द्वैतवाद है लगभग लगभग मिलता जुलता किससे है, अद्वैतवाद से मिलता जुलता है। ठीक है, किससे मिलता है बच्चे, लगभग लगभग यह आपके अद्वैतवाद से मिलता है। जहां पर आप देखोगे तो शुद्ध शब्द का जो है प्रयोग इसके विशेषण के रूप में किया गया है। मतलब आप सीधा समझ लीजिए कि यहां पर आपके शुद्ध द्वैतवाद में अद्वैतवाद की विशेषताओं को बताया गया है। इसमें भी कहा गया है कि ब्रह्मा और ईश्वर एक ही है।
जिसमें श्री कृष्ण को परम ब्रह्म माना गया है ना। इसके बाद देखिएगा तो शुद्ध द्वैतावाद में कहा गया कि संपूर्ण सृष्टि जो है यह तीन प्रकार के गुणों में, जैसे कि सत्व, चित्त और आनंद, सत्व, चित्त और आनंद, इस तीनों गुणों से निर्मित है और ईश्वर भी जो है इन तीनों गुणों से क्या है तो परिपूर्ण है। इसके बाद फिर इसमें बताया गया कि यह दर्शन जो है शंकराचार्य के मायावाद का क्या करती है, खंडन करती है। हालांकि जो देखिए यहाँ पर कुछ चीजें परिवर्तनशील भी देखी जाती है कि अद्वैतवाद में जिस प्रकार से माया के बारे में बताया गया था कि माया जो है एक विकार के रूप में है, वहीं पर यहां पर क्या होता है तो आपके शुद्ध द्वैतावाद में वल्लभाचार्य जी के द्वारा जो है इसका खंडन किया जाता है। समझ गए ना। तो इस तरीके से आप लोग दार्शनिक दृष्टिकोण देख सकते हैं भक्ति काल का। अंत में आपको बच्चे निष्कर्ष लिखना है, तो निष्कर्ष कैसे लिखोगे? भक्ति काव्य का प्रारंभ जो है यह किससे होता है तो निर्गुण काव्य धारा से होती है, और निर्गुण काव्य धारा जो है यह शंकर के अद्वैत, सिद्धों, नाथों और वैचारिक दृष्टियों और सूफियों के प्रेम तत्व से प्रेरणा लेकर जो है क्या होता है तो आगे बढ़ता है। समझ गए। और निर्गुण कवि जो थे, जिसमें आप देखोगे एक ईश्वरवाद, निर्गुण ईश्वर समाज में एक नए अध्याय का सूत्रधार है ना, इस तरीके से चीजों को क्या किया जाता है तो एक ईश्वरवाद, फिर निर्गुण है ना, इन सभी को लेकर के जो है ईश्वरीय समाज को आगे बढ़ाने का काम किया जाता है। सामाजिक बाह्य आडंबर, कर्मकांड, रूढ़िवादियां या फिर जाति पाति, इन सभी को नकार करके जो है समाज को एक नई व्यवस्था का सपना दिखाया जाता है भक्ति काल के द्वारा। समझ गए। तो इस हिसाब से जब पेपर में क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि बताइए भक्ति काल का दार्शनिक पृष्ठभूमि क्या है, तो मैं अब उम्मीद कर सकता हूं कि आप लोग भक्ति काल के दार्शनिक पृष्ठभूमि के बारे में आराम से लिख लोगे। और जितना आंसर मैंने आपको बताया, जो भी चीजें यहां पर बताए हैं, अगर आप इन सभी चीजों को लिख देते हो तो यह इनफ है आपके 10 मार्क के लिए। आपको पूरे 10 मार्क मिलेंगे, जैसे मैंने यहां पर पॉइंट बाय पॉइंट चीजों को लिखा है, आपको ऐसे ही लिखना है। चलिए बच्चे आगे देखते हैं अगला सवाल हमारा क्या रहने वाला है। तो देखिए अगला सवाल फिर से आ जाता है हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की बात करेंगे तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। जैसे कि क्वेश्चंस कहता है अष्टछाप कवि मंडली का गठन किसने किया था, है ना, अष्टछाप कवि मंडली। अब अष्टछाप कवि मंडली की बात करते हैं बच्चे, तो वैसे तो बहुत सारे बच्चों का यहां डायरेक्ट कमेंट आ सकता है सर सूरदास ने किया था, है ना, लेकिन याद रखना बच्चे अष्टछाप कवि मंडली जो है इसकी स्थापना जो है किसके द्वारा किया गया बच्चे तो विट्ठल नाथ स्वामी के द्वारा किया गया, है ना। विट्ठल नाथ स्वामी जो कि वल्लभाचार्य के पुत्र थे। किसके पुत्र थे बच्चे? वल्लभाचार्य के पुत्र थे विट्ठल नाथ। और फिर क्या होता है तो इन दोनों के द्वारा मिलकर वल्लभाचार्य और विट्ठल नाथ, इन दोनों के द्वारा मिलकर के क्या होता है तो अष्टछाप की स्थापना करी जाती है। और इस कवि मंडली में टोटल जो है 8 कवि होते हैं। कितने कवि होते हैं बच्चे? 8 कवि होते हैं, जो कि वल्लभाचार्य और विट्ठल नाथ के आदेशों पर क्या करते हैं लेखन का कार्य करते हैं। जिसमें आपके विट्ठल नाथ के 4 गो चेला थे, है ना। विट्ठल नाथ के कौन कौन चेला थे बच्चे? तो विट्ठल नाथ के चेलाओं की बात करेंगे तो आपका हो जाता है गोविंद स्वामी। कौन हो जाता है बच्चे? गोविंद स्वामी हो जाता है। फिर आप देखोगे तो इसके और चेले थे जिसका नाम था नंददास। क्या नाम था बच्चे? नंददास। फिर देखोगे तो आपका चित्त स्वामी हो जाता है। क्या हो जाता है? चित्त स्वामी। इसके बाद देखिएगा तो आपका चतुर्भुज दास हो जाता है। तो ये सब केकर चेला था भाई? ये सब जो था आपके विट्ठल नाथ का स्वामी, विट्ठल नाथ का चेला था। समझ गए। और वैसे ही 4 गो जो औरों कवि था वह किसका चेला था तो वह वल्लभाचार्य का चेला था। अब वल्लभाचार्य के चेला में आ जाता है सूरदास। ठीक है, कौन आ जाता है बच्चे? सूरदास आ जाता है। इसके बाद आपका जो है कुंभन दास आ जाता है। कौन आ जाता है? कुंभन दास। फिर आपका जो है परमानंद दास आ जाता है, परमानंद दास। और एक है आपका कृष्णदास। तो ये 4 गो चेला आपका जो है वल्लभाचार्य का था, और ये 4 गो चेला जो है बच्चा किसका था तो ये विट्ठल नाथ स्वामी का था। तो ये 8 मिलाकर के जो है अष्टछाप की रचना करते हैं। समझ गए। अब देखिए यहां पर जैसे मध्वाचार्य की बात कर लेते हैं। मध्वाचार्य प्यारे बच्चे जो है याद रखिएगा ये आपके जो है द्वैतवाद के क्या थे? प्रवर्तक थे। ये पेपर में पूछा जा सकता है। द्वैतवाद के प्रवर्तक कौन? तो मध्वाचार्य जी। और यहां पर दादू दयाल की बात करते हैं तो मध्यकाल में जो है भक्ति आंदोलन हुआ था, उसमें एक प्रमुख संत थे दादू दयाल। समझ गए। तो इस तरीके से चीजों को याद रखिएगा। सूरदास के बारे में बात करेंगे तो आपके अष्टछाप के सबसे प्रमुख कवि कौन थे? सूरदास जी थे। समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल अगर हम देखेंगे बच्चा तो अगला सवाल कहता है कि कबीरदास भक्ति काल के किस धारा के कवि थे? स्टार लगाना बच्चे, है ना। कबीरदास किस काव्य धारा के कवि थे? तो आप कहोगे सर संत काव्य धारा के कवि थे। कबीरदास किस काव्य धारा के कवि थे? आपका जवाब होगा संत काव्य धारा के कवि थे। अब देखना यहां पर मैं आपको कई सारी चीजें बताने वाला हूं। जैसे कि देखिए हम अगर बात करते हैं संत काव्य धारा के कवियों की, समझ गए,
तो संत काव्य धारा के बहुत सारे कवि हुए, जैसे कि आपके नामदेव कवि हुए, ठीक है, नामदेव, एक तो आपका कबीरदास है, ये है नामदेव कवि हुए, जैसे कि आपका रैदास कवि हो जाते हैं, जैसे कि आपका गुरु नानक हो जाता है। तो ये सब जो है आपके संत काव्य धारा के कवि थे, आपसे पेपर में पूछा जा सकता है। चलो आगे देखेंगे, यहां पर सवाल भक्ति काल को लेकर के है, तो हम क्यों ना भक्ति काल के नामकरण के बारे में जान ले भाई, है ना, पेपर में तो पूछा जा सकता है। भक्ति काल के काफी सारे नाम दिए गए काफी सारे विद्वानों के द्वारा, जैसे कि किसी ने इसे जो है स्वर्ण काल कहा। क्या कहा बच्चे, स्वर्ण काल किसने कहा, आप कहोगे सर जॉर्ज ग्रियर्सन। किसने कहा, भक्ति काल को जॉर्ज ग्रियर्सन ने क्या कहा, तो स्वर्ण काल कहा। इसके बाद देखोगे आपका जो है इसी को स्वर्ण युग के नाम से जाना गया। स्वर्ण युग किसने कहा बच्चे, तो आपके श्याम सुंदर दास जी के द्वारा कहा गया। किसके द्वारा, श्याम सुंदर दास जी के द्वारा जो है भक्ति काल को स्वर्ण युग कहा गया। वहीं पर देखोगे भक्ति काल को भक्ति काल किसने कहा, है ना, ये तो पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। भक्ति काल को भक्ति काल किसने कहा, तो रामचंद्र शुक्ल ने कहा था बच्चे। किसने कहा था, रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। और एक और क्वेश्चन यहां पर नोट करना जो आपसे पेपर में पूछा जा सकता है, जैसे कि भक्ति काल को जो है बच्चे, है ना, भक्ति काल को जो है लोक जागरण का काल किसने कहा था। क्या पूछेगा, लोक जागरण का काल किसने कहा था, तो आप कहोगे सर यह जो है यह नामकरण हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा किया गया। किसके द्वारा बच्चे, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा क्या किया जाता है, तो भक्ति काल का नामकरण लोक जागरण काल किया जाता है। तो ये चारों नाम आपको याद रखना है। स्वर्ण काल किसने कहा था, तो स्वर्ण काल कहा था जॉर्ज ग्रियर्सन ने। स्वर्ण युग किसने कहा था, श्याम सुंदर दास ने। भक्ति काल किसने कहा था, रामचंद्र शुक्ल ने। और लोक जागरण काल किसने कहा, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। समझ गए बच्चे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। आपका 8वां सवाल कहता है रीति शब्द का क्या तात्पर्य है। बच्चे रीति शब्द की बात हो रही है ना, तो रीति शब्दों की बात करेंगे तो देखो इसका जो अर्थ होता है, सबसे पहला ऑप्शन पर चर्चा करते हैं, काव्य की शैली। तो यहां पर ये तो बिल्कुल होगा, क्योंकि रीतिकालीन काव्य जो था वह रीति जो था क्या था, एक काव्यों को लिखने की शैली थी। फिर काव्य को व्यक्त करने का एक ढंग, है ना, शैली यानी कि ढंग, है ना, तो यहां पर ये भी ऑप्शन हो जाएगा, ये भी ऑप्शन हो जाएगा। काव्यगत पद्धतियां, ये बिल्कुल ये भी होगा, यानी कि आपका आंसर बच्चे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब देखो यहां से एक क्वेश्चन आपको याद रखना है। क्वेश्चन क्या याद रखोगे, तो आपका जैसे रीति का बात हो रहा है, तो रीति संप्रदाय के संस्थापक कौन थे भाई। रीति संप्रदाय जो है इसके संस्थापक के रूप में किसको जाना जाता है, तो अगर हम रीति संप्रदाय के संस्थापक की बात करेंगे तो आप कहोगे सर आचार्य बामन। कौन, आचार्य बामन के द्वारा जो है रीति संप्रदाय की क्या की गई थी, स्थापना करी गई थी। समझे। चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल रहेगा। देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन से नरपति नाल की कृति कौन सी है, मतलब इसमें से कौन सी ऐसी रचना है जो कि नरपति नाल जी के द्वारा लिखा गया है। जैसे कि पृथ्वीराज रासो की बात करते हैं तो बच्चा यह रचना किसके द्वारा किया गया है, चंदबरदई के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा बच्चे, चंदबरदई के द्वारा। जयचंद प्रकाश की बात करते हैं बच्चे, जयचंद प्रकाश को किसने लिखा है, तो भट्ट केदार ने लिखा है ना, किसने लिखा है बच्चे, भट्ट केदार ने लिखा है। वहीं पर बिसलदेव रासो की बात करते हैं तो बिसलदेव रासो भाई साहब आपके नरपति नाल की है। किसकी है, नरपति नाल की रचना आपका कौन हो जाता है, तो बिसलदेव रासो। खुमान रासो की बात कर ले बच्चे, खुमान रासो किसने लिखा है, तो दलपति विजय ने लिखा है। ठीक है, किसने लिखा है, दलपति विजय ने खुमान रासो लिखा है। चलो कुछ और आपको रचना के बारे में बताते हैं। जैसे कि पेपर में आपसे पूछेगा बताओ हमीर रासो किसने लिखा है, क्या पूछेगा, हमीर रासो किसकी रचना है, तो आप क्या कहोगे सर हमीर रासो जो है यह जोधराज ने लिखा है। किसने लिखा है, हमीर रासो जोधराज ने। फिर देखो यहां से पूछेगा परमाल रासो के बारे में, है ना, परमाल रासो जो कि काफी इंपोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आया है। परमाल रासो किसकी रचना है, जगनिक की रचना है बच्चे, है ना, जिसको हम लोग आल्हा कांड भी कहते हैं। क्या कहते हैं, जिसको हम लोग आल्हा कांड के नाम से भी जानते हैं। इस बात को भी आपको याद रखना है। तो इस तरीके से पेपर में कुछ पूछेगा ना, आप आराम से आंसर करोगे और यही सब पूछा जाएगा, इसके बाहर कुछ नहीं पूछेगा भाई, इस बात को भी याद रखिए। चलो अगला सवाल, आदिकाल को वीर गाथा का काल किसने कहा। मोस्ट बीबीआ ये भी क्वेश्चन है, इस टाइप के एक क्वेश्चन तो पूछने ही पूछने हैं। अब देखो आदिकाल को वीर गाथा काल सबसे पहले भाई किसने कहा था। जैसे मिश्र बंधु की बात करते हैं तो देखो मिश्र बंधु ने जो है भाई साहब आदिकाल को आरंभिक काल कहा था।
कौन सा काल कहा था बच्चे? आरंभिक काल कहा था। वहीं पर देखिए हजारी प्रसाद द्विवेदी की बात करते हैं तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने जो है आदि काल को आदि काल की संज्ञा दिया था, है ना। वहीं पर देखिए राहुल संकृत्यायन की बात करते हैं तो आपका जो है राहुल संकृत्यायन जो है इसको सिद्ध सामंत काल कहे हैं। क्या कहे हैं बच्चे? सिद्ध सामंत काल कहे हैं, है ना। और वहीं पर देखिए रामचंद्र शुक्ल की बात करते हैं तो इसे वीर गाथा का काल कहा है, ठीक है। वीर गाथा का काल क्यों कहा है? क्योंकि इस समय जो है आदि काल में राजा महाराजाओं के बारे में जो है कवियों के द्वारा लिखा जाता था, क्योंकि जितने भी कवि होते थे अधिकांश जो है या दरबारी कवि हुआ करते थे, राजा के दरबारी कवि, तो उनके वीर गाथाओं को लिखते थे, इसलिए रामचंद्र शुक्ल ने इसका क्या नाम रखा? वीर गाथा का नाम रखा, ठीक है। चलो इसके साथ साथ कुछ और भी नाम आपको याद रखने हैं, जैसे कि देखिए अगर हम बात करते हैं आदि काल को बीज बपन काल किसने कहा है? बीज बपन काल, ठीक है। बीज बपन काल की बात कर लेंगे, आदि काल का नामकरण किसने किया? तो आप कहोगे सर महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किया था। किसने किया था? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किया था। इतना ही नहीं, देखो आगे और भी पूछा जा सकता है, जैसे पूछेगा बताइए आधार काल इसका नाम किसने रखा? अब यहां पर आधार कार्ड नहीं सुन लेना, ठीक है। आधार काल, आदि काल को आधार काल किसने कहा? तो सुमन राजे ने कहा था बच्चे। किसने कहा था? सुमन राजे ने। इसे वीर काल की संज्ञा किसने दी भाई? आदि काल को वीर काल किसने कहा? वीर गाथा काल तो आपने देखा कि भाई रामचंद्र शुक्ल ने दिया था, लेकिन वीर काल किसने कहा? तो आप कहोगे विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। किसने कहा था? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा था। तो ये सब आपको याद रखना है, पेपर में यहां से ही क्वेश्चंस बनेंगे, इसके बाहर आपको देखने को क्वेश्चन वगैरह देखने को नहीं मिलेगा, समझ गए। चलिए तो यहां पर 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हो गए आपके। आगे बढ़ते हैं, एक लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस भी देख लेते हैं। देखो बच्चे एक लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस की बात करते हैं तो दूसरा क्वेश्चंस रहने वाला है कि रीति मुक्त काव्य धारा की प्रवृत्तियों की विवेचना करें, और ये यूनिवर्सिटी एग्जाम में काफी फेमस क्वेश्चन है, इस बात को ध्यान रखिए। आपको निश्चित पूछेगा भाई रीति मुक्त काव्य धारा की प्रवृत्ति, समझ गए। अब समझते हैं अगर हम रीति मुक्त काव्य धारा की प्रवृत्तियों को, तो देखिए रीति मुक्त काव्य धारा जो है, या आप देखोगे साहित्य के दृष्टिकोण से रीतिकालीन कविता की क्या रही है? तो एक सबसे महत्वपूर्ण धारा रही है, समझ गए। रीति मुक्त काव्य धारा जो है यह आपके रीतिकालीन काव्य धाराओं की सबसे प्रमुख काव्य धाराओं में से एक माना जाता है। और इस काव्य धारा में जो कवि आते हैं बच्चे, वो कौन कौन से कवि आते हैं? तो जैसे कि आपके घनानंद जी हो जाते हैं, ठाकुर बोधा हो जाता है, इसके बाद जो है आपके कवि आलम हो जाते हैं, है ना, द्विज देव हो जाते हैं। तो इस तरह से जो है कई सारे कवि हुए, और इन कवियों के द्वारा जो है रीति परंपरा के साहित्यिक बंधनों का और इसके बाद जो है रूढ़ियों का जो है रूढ़ियों को अनदेखा करके जो है क्या किया गया? तो अपने मन के भाव को स्वतंत्र रूप से व्यक्त किया गया। मतलब जैसे इससे पहले क्या किया जाता था? तो रूढ़िवादिताओं को व्यक्त किया जाता था, या फिर राजा महाराजाओं के बारे में चीजों को व्यक्त किया जाता था। लेकिन रीति काल में जितने भी कवि हुए ना, उन्होंने अपने मन की भाव को, ठीक है, इन सभी चीजों को छोड़ दिया, जितना भी पहले चीजें होता था सबको छोड़ दिया, उन्होंने अपने मन के भाव को व्यक्त करना शुरू किया। अब कैसे मैं आपको आगे बताऊंगा कि देखिए इस काल के जो कवि हुए वह किस तरीके से जो है अपने आप को व्यक्त करने की कोशिश की है। हालांकि अगर इसके प्रवृत्तियों की बात करेंगे तो इसमें आपको कई सारी प्रवृत्तियां देखने को मिलेगी। जैसे यहां पर आपको व्यक्तित्वता का प्रवृत्ति देखने को मिलेगा। व्यक्तित्वता कहने का मतलब यह है कि अपने व्यक्तित्व को दर्शाना, है ना, अपने आप को बताने की कोशिश करना। जैसे देखिए रीतिकालीन जितने भी कवि होते थे, रीति मुक्त जो भी कवि हुए, उन्होंने प्रेम प्रसंग से जोड़कर अपने आप को रखा, है ना, उसको भी प्रेम हुआ करता था, जैसे आजकल आप लोगों को हो जाता है ना। वैसे ही यहां पर जो है रीति मुक्त कवि जो थे उनको भी प्रेम हुआ करता था, और वह अपने प्रेमी प्रेमिकाओं के बारे में या अपने प्रेम के बारे में जो है चीजों का चित्रण किया करते थे कविताओं में, समझ गए। किसका चित्रण किया करते थे? अपने प्रेम का चित्रण किया करते थे। जैसे मैंने आपको अभी घनानंद जी के बारे में बताया है, आप लोग एक बार फटाफट से कमेंट करके बताइएगा घनानंद के प्रेमिका का नाम क्या था? जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए, मैंने आपको पढ़ाया है घनानंद के प्रेमिका का नाम, और मोस्ट बीबीआई क्वेश्चन है, इस बात को याद रखिए। तो आपने क्या देखा यहां पर? रीति काल या रीति मुक्त की जो प्रवृत्ति रही थी वो प्रवृत्ति क्या था? इसमें आपको व्यक्तित्वता का भाव देखने को मिला, क्योंकि जितने भी कवि होते थे वह अपने प्रेम के बारे में, अपनी आत्मपरक चीजों को क्या करते थे? व्यक्त किया करते थे। इसके बाद इसमें आपको परंपरागत शैलियों का जो है विरोध देखने को मिलेगा। जो भी परंपरागत रूढ़िवादियां थी उन सभी का क्या देखने को मिलेगा? विरोध देखने को मिलेगा, ठीक है। वे इनको स्वीकार नहीं करते हैं। इनकी कविताओं में जो है आपको अनुभूति की सहजता जो है अभिव्यक्त है। मतलब आपको यहां पर जो भी चीजें व्यक्त किया गया, अपनी अनुभूति को व्यक्त किया गया है, अपनी भाव को व्यक्त किया गया है, ठीक है। इनका जो कवि कर्म है यह किसी राजा के सुख के लिए नहीं है, किसी राजा के बारे में कुछ नहीं बताया है, ठीक है। यह अपने सुख के बारे में और इसके बाद जो अपना अंतर्मन है
उस अंतर्मन को अपनी कविताओं में प्रकाशित करने का काम किया है। इसके बाद आप देखोगे इसमें आपको अनुभूति की जो है अनिर्वचनीयता देखने को मिलती है। ठीक है, क्या देखने को मिलती है? अनुभूति की अनिर्वचनीयता देखने को मिलती है। जैसे कि ये जितने भी कवि हुए, ठीक है, इन कवि में गहन अनुभूति और संवेदना देखने को मिलती थी। इसमें काफी ज्यादा जो है अनुभूतियां थी, काफी ज्यादा जो है सद्भाव देखने को मिलता था। इनकी संवेदनाओं को इनके कविताओं में व्यक्त किया जाता था, है कि नहीं? जैसे कि इनकी अभिव्यक्ति के समस्त उपादान जो है इनकी संवेदनाओं को व्यक्त करने में क्या था? असमर्थ था। ऐसा माना जाता है कि जो भी इस काल के कवि हुए थे बच्चे, जितने भी कवि हुए, वे कवि जो है अपने प्रेम के बारे में भी जो है पूरी तरीके से अपने कविताओं में नहीं लिख पाया। मतलब एक ऐसा भाव था भाई, अपनी बातों को, अपने दर्द को भी ये पूरी अच्छे तरीके से बयान नहीं कर पाए, है ना? तो ऐसा भाव था आपके रीति मुक्त कवियों की। आगे देखेंगे तो इसमें आपको संयोग की अपेक्षा वियोग की प्रधानता देखने को मिलती है। अब संयोग की अपेक्षा वियोग का क्या मतलब है? संयोग की अपेक्षा वियोग कहने से मतलब है कि जितने भी रीति मुक्त कवि हुए भाई साहब, इन्होंने अपनी कविताओं में संयोग वर्णन तो किया ही है। ठीक है, मतलब अब प्रेम होगा तो संयोग होगा, और वहीं पर ब्रेकअप हो जाएगा तो कथी हो जाएगा? वहां पर वियोग हो जाएगा। तो यहां पर इन्होंने जो है संयोग के बारे में तो बताया है, लेकिन उसके तुलनात्मक दृष्टिकोण में अगर देखेंगे तो संयोग से ज्यादा इन्होंने अपने कविताओं में वियोग के बारे में बताया, मतलब ब्रेकअप के बारे में बताया। समझ गए ना? चलिए, इसलिए जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी घनानंद के बारे में लिखते हैं, घनानंद कवि जो है उसके बारे में लिखते हैं कि उनके भाग्य में जो है संयोग का सुख जो है कभी नहीं मिला, संयोग का सुख कभी नहीं मिला, है ना? चलिए, इन कवियों में जहां संयोग के दृश्य आते हैं वहां पर आप देखोगे कि वियोग का दुख भी देखने को मिलता है। अब स्वाभाविक सी बात है भाई, जहां जितना प्यार होगा वहां उतनी जो है क्या होती है, जो चीजें जितनी चमकीली होती है वह उतना जो है खतरनाक भी होता है भाई, इस बात को भी याद रखना, है ना? तो वही बात है, यहां पर जितनी गहरा प्रेम देखने को मिलता था वहां पर उतने ज्यादा वियोग के भी भाव देखने को मिलते थे। इस कारण जो है इन कवियों में काफी ज्यादा जो है मार्मिकता भरी हुई थी। क्या भरा हुआ था बच्चे? मार्मिकता भरी हुई थी। समझ गए ना? और कोई भी चीजों को अपने मर्म से जोड़कर अपने दुखों को, अपने सुखों को ये हमेशा अपने कविताओं में व्यक्त करते थे। साथ में आप देखोगे इसमें भाषा की जो है नूतनता देखने को मिलती है, मतलब एक सरल भाषा का प्रयोग किया गया है। इन कवियों ने क्या किया? तो भाषा को नए ढंग से प्रयोग किया। रीतिबद्ध कवियों की भाषा जो रही थी यह आचार्य तत्व और अलंकरण के कारण जो है दबी तथा इसमें तमाम बंधनों से बंधी हुई और जीवन में कटी हुई सी लगती रही है। मतलब कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि इस काल में जो भी रचनाएं की गई थी, जो उसकी भाषाएं थी, वह भाषाएं जो है बिल्कुल एक प्रकार से जीवन में कटु के समान थी, है ना? रीति मुक्त कवियों की भाषा जो है जीवन को सहज प्रवाह देती है। मतलब जितने भी रीति मुक्त कवि हुए उनके द्वारा जो भाषा का प्रयोग किया गया, यह हमें अपने जीवन को बताने का काम करता है बच्चे। किसको बताने का काम करता है? जीवन को बताने का काम करता है कि किस प्रकार से जो है एक प्रेम नगरी में संयोग होता है और किस प्रकार से जो है वियोग होता है। समझ गए? चलिए, आगे निष्कर्ष के आधार पर लिखेंगे बच्चे कि इस प्रकार के जो रीति मुक्त कविता है, इसमें हमें जो है जीवन की सहजता, उसकी उन्मुक्तता और निश्चल प्रवाह को देखने को मिलता है ना? किस प्रकार से हम अपने जीवन को सहजता पूर्वक जी सकते हैं, उसकी उन्मुक्तता क्या रही है और निश्चल प्रवाह क्या रहा है, इसके बारे में हमको रीति मुक्त काव्य धाराओं की प्रवृत्ति देखने को मिल जाती है। तो मैं उम्मीद करूंगा बच्चे कि जब भी आपके पेपर में रीति मुक्त काव्य धारा की प्रवृत्ति के बारे में पूछा जाएगा तो आप इजिली क्वेश्चंस को हल कर पाओगे, है ना? चलिए, एक बार कमेंट करके बता देना प्यारे बच्चे, क्या आप लोगों को रीति मुक्त काव्य धारा की जो प्रवृत्तियां रही है ये अच्छे तरीके से समझ में आया? अगर चीजें समझ में आ गई है तो आगे हम लोग बढ़ेंगे। अब देखिए, आप लोगों के हिंदी के लिए प्यारे बच्चे मैं बता देना चाहता हूं आपको कि काफी सारी क्लासेस, देखिए मैंने आपको यहां पर प्लेलिस्ट का पूरा जो है ना स्क्रीनशॉट लगा दिया है। काफी सारी क्लासेस मैं प्रोवाइड कर चुका हूं। आप लोगों को इन सभी चीजों को अच्छे से देख लेना है। कल जिसका पेपर है या फिर आने वाले समय में जिसका एग्जाम है, उन सभी बच्चों के लिए मैं बताना चाहूंगा कि भैया आप लोग इन सभी क्लासेस को जरूर देखिए। अरे नहीं देख सकते सर, नहीं देख सकते तो भाई इसको दुगुना स्पीड पे लगा के देखो ना। आपको तो यहां पर ऑप्शन मिलते हैं 2 गुना 1.5 गुना स्पीड पे लगा के देखिए, फटाफट से एकदम से सभी चीजों को सुनिए और फिर उस चीज को याद रखिए, है कि नहीं? आगे चलिए, पेपर में लॉन्ग टाइप कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। हालांकि अभी 2 क्वेश्चंस का मैंने डिटेल एक्सप्लेनेशन बताया है और ये क्वेश्चंस जो मैं आपको गेस के तौर पर प्रोवाइड कर रहा हूं, जिसका मैं ऑलरेडी क्लास करवा चुका हूं। जैसे कि देखिए, आदिकालीन साहित्य के साहित्यिक पृष्ठभूमि पर प्रकाश डालिए। अब भाई यहां पर इतने सारे क्लास में आपको एक क्लास देखने को मिल जाएगा, जिसका मैं लिंक बच्चे आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहां से आप जो है इस क्वेश्चन का आंसर कर लेना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए बच्चा, ठीक है?
काफी इंपोर्टेंट। ये तीनों क्वेश्चंस को आपको निश्चित कर लेना। लौकिक साहित्य, मैंने हर तरह के साहित्य के बारे में आपको पढ़ा दिया है ना, चाहे वो सिद्ध साहित्य हो या नाथ साहित्य हो, लौकिक साहित्य हो, सारे साहित्य मैंने पढ़ाए हैं। आप जाकर के देख सकते हो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में। इसके बाद देखिए, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन परंपरा में नामकरण की जो समस्याएं रही है, इसको विवेचना करें। ये तो यूनिवर्सिटी का फेमस क्वेश्चन हो गया है भाई, ये पक्का छपने वाला क्वेश्चन से, इसको निश्चित तौर पे तैयार कर लेना और इसका भी आंसर आपको मिल जाएगा। ये लगभग तीसरा चौथा क्लास करवाएंगे, उसी में मैंने आपको पढ़ा दिया है, समझ गए ना। तो इस तरीके से बच्चे आज के इस क्लास में जो मैंने आपको क्वेश्चंस कराया है, इसके साथ साथ चीजों को और भी देखना है। देखिए, जैसे कि मैंने इससे पहले भी एक ब्रह्मास्त्र क्लास लिया है ना, एक पहले भी ब्रह्मास्त्र क्लास लिया है। आपको उस ब्रह्मास्त्र क्लास को एग्जाम से पहले देख लेना है, लिंक यहां पर डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है। इसके बाद ये वाला जो ब्रह्मास्त्र क्लास है, आप इसको अच्छे से कर लीजिए, समझ गए। और इसके बाद अगर समय मिलता है आपको, तो बाकी की जो हमारी मॉडल सेट वाली क्लास है, आप मॉडल सेट वाली क्लास लगा सकते हैं। और इसके साथ साथ अगर आपको और भी टाइम मिलता है बच्चे, है ना, तो आप जो मैंने टॉपिक वाइज क्लास करवाए ना, उन टॉपिक वाइज क्लास को भी अच्छे से कवर कर लीजिएगा, क्योंकि ये सारी चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ताकि पेपर में कुछ हो पूछेगा ना, क्लास से बाहर कुछ नहीं पूछेगा। अब बताइए, एक बार कमेंट करके बताओ बच्चे, आज का आपका जो क्लास रहा ये हिंदी साहित्य का, ये कैसा रहा। और ये क्लास काफी सारे बच्चों का कमेंट रहता है, सर मेजर पेपर के लिए ही है क्या। देखो, मेजर, माइनर और एमडीसी, ये क्लास तीनों के लिए है। आप किसी भी पेपर में, चाहे मेजर में रखें, माइनर में रखें, एमडीसी में रखें, भैया आप तीनों के लिए इंपॉर्टेंट है, आप तीनों पढ़ सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चंस ऐसे ही आएंगे, मेजर में भी, माइनर में भी, एमडीसी में भी। कुछ टॉपिक होते हैं जो कि क्या होते हैं, तो एमआईसी और एमडीसी में क्या होते हैं, कम होते हैं, तो वहां से आपको क्वेश्चंस नहीं देखने को मिलेंगे, समझ गए। विशेष बताइए एक बार कमेंट करके क्लास आपको कैसी लगी। अगर क्लास आपको हेल्पफुल लगती है, भाई आप लोगों से हमारा बस एक ही छोटा सा रिक्वेस्ट रहता है कि ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट कीजिए, ज्यादा से ज्यादा सेशन को शेयर कीजिए। जिस तरीके से आप लोगों ने 2024 में जोर शोर लगाया था, भाई आपसे हम उम्मीद रखते हैं 2025 में खतरनाक तरीके से चीजों को क्या करें, शेयर करिए। हर यूनिवर्सिटी के बच्चों तक क्लास को पहुंचाइए, ताकि सारे बच्चे बिल्कुल फ्री में जो है ना बेहतरीन तैयारी कर सके। कि ऐसा तैयारी जो पूरे यूट्यूब पर आपको देखने को नहीं मिलेगा। आप खोज लीजिए, अगर इस लेवल का कंटेंट आपको पूरे यूट्यूब पर देखने को मिलता है, तो एक बार कमेंट करके बताना कि भैया इस लेवल से बेहतर कंटेंट हमको देखने को मिलता है। कहीं नहीं मिलेगा, इसकी पूरी गारंटी है, समझ गए। सेशन को बच्चे लाइक नहीं किए तो लाइक कर लीजिएगा और अपने सभी दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा। आप भी चैनल पर नए, सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेना। पीडीएफ मिलेगी आपको, टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लो, ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मिलते हैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।